हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज आप सभी को बताने जा रहे हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। आज सभी का इकोनॉमिक्स और ये सब्जेक्ट छूट गया हमारा, ये इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 4 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स मेजर 4 का हम बात कर रहे हैं। मेजर 4 का अभी कंटिन्यू हमारा ये प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक आ चुकी है। आज हम सेमेस्टर 3 का जो 22-26 वाले सेशन है, जिनका जल्द ही एग्जाम होने वाली है, उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम 5 लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स मेजर पेपर, जिनका भी ऑनर्स पेपर इकोनॉमिक्स है, उनका क्वेश्चन नंबर आज 5 से हम बात करेंगे मेजर पेपर 4 का, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, तो मेजर पेपर 4 में क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपका कहने का मतलब है, हमारे अनुसार क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार आई है आप लोग के बीच में। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि मृदा ह्रास के मुख्य कारण क्या है। मतलब कहने का जो मृदा जो भूमि हमारे है उसे पतन होने की मुख्य कारण क्या क्या है, ठीक है ना। इसको नियंत्रण, अगर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, वही उन्हीं को हम कह सकते हैं नियंत्रण करने का उपाय का वर्णन करें। सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा हो सकता है, या क्वेश्चन पेपर में आपको एग्जाम में पूछ सकता है भूमि ह्रास के मुख्य कारण क्या है, या भूमि पतन होने का मुख्य कारण है, या भूमि धीरे दिन पर दिन खराब हो रही है, उनका मुख्य कारण क्या। इस तरह भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह हमने अभी 2-3 टाइप से आपको बताया क्वेश्चन, इस तरह करके बता ला सकता है, या क्वेश्चन में आपको प्रिंट आउट कर सकता है। तो चलिए, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन ध्यान हमेशा देना। मृदा पूछे भूमि पूछे, कहने का अर्थ यही है कि आपके भूमि को धीरे धीरे खराब हो रही है, उसके पीछे मुख्य कारण आपका क्या है, ठीक है ना। उसको पहले समझना है, उसको पहले समझेंगे और समझाएंगे। उसके बाद आप इसको किस प्रकार से, किस माध्यम से आप इस विषय में आप इसको क्या आप दिमाग लगा सकते हैं, उसको वर्णन करना है, ठीक है ना। ये अपने स्तर से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार कुछ उत्तर को इस तरह दर्शाया गया है कि आप भी समझें। और आप अगर इस तरह लिखते हैं तो आपको एक ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट माना जाएगा, ताकि वो पता चले एग्जामिनर को, जो एग्जामिनेशन जो लेते हैं उनको यह पता चले कि आप एक एजुकेटेड छात्र हैं, आप पढ़े लिखे हैं, कि इसको किस तरह से विस्तार में आप बता सकते हैं। तो चलिए, इस तरह क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी भी शब्द पे आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती है, या आपको नहीं समझ में आ रही है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है, हमें कॉमेंट कीजिए, उसका भी सोल्यूशन हम आपको आपके सुविधानुसार प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, शुरू से हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोलता है मृदा जीवमंडल का आधार, ठीक है ना। जो मृदा हमारी भूमि है, जो हमारे जीवमंडल का एक आधार है। मृदा का गुणवत्ता, उसमें उपस्थित पोषक तत्व जीवाश्म, नमी, तापमान से नियंत्रित होती है, ठीक है। विभिन्न कारणों से मृदा की गुणवत्ता नष्ट होने लगती है। अगर आप किसी प्रकार के कार्य करते हैं मृदा पे, भूमि पर, तो वो नष्ट होती है, खत्म होती जा रही है। किस प्रकार, तो समझिएगा। तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। अगर आपकी मिट्टी दिन पर दिन खराब हो रही है, उपजाऊ नहीं है, किसी लायक नहीं है, तो आप उस क्षेत्र को क्या बोलने लगते हैं, या प्रदूषित क्षेत्र है, वही भूमि प्रदूषित कहलाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है। उसके बाद आपको डिफाइन क्या करना है, मृदा प्रदूषण की भूमि प्रदूषण अथवा भू प्रदूषण भी कहते हैं। आप इसको भूमि प्रदूषण कह सकते हैं, या भू प्रदूषण शॉर्टकट में कहा जाता है। चलिए, इतना बताने के बाद आपको कुछ परिभाषा देना है, पॉइंट। इस तरह आपको पॉइंट बना देनी है। उसके बाद आपको परिभाषा लिखना अनिवार्य नहीं है, आप डायरेक्ट एक लाइन इस तरह डाल के पॉइंट में आप लिख सकते हैं, वो समझेंगे आप परिभाषित उसको किए हैं। परिभाषित कैसे करना है आपको ध्यान रखना है। मृदा को भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से होने वाले ऐसे अविच्छिन्न परिवर्तन जिससे मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता या उपयोगिता नष्ट होता है तथा जिसका प्रभाव वनस्पतियों व प्राणियों पर पड़े पेड़ मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। अगर आपके इस प्रकार से, अगर आपका किसी तरह से उपयोग करते, उपयोगिता को नष्ट करते हैं, तो उसे आपके वनस्पतियों और प्राणियों और पेड़ों पर आपको हानिकारक होते हैं। अगर आप इस चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं तो मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। अन्य शब्दों में, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मृदा को भौतिक या रासायनिक व जैविक संरचना में होने वाला अक्षणीय परिवर्तन या मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। अगर आप किसी तरह से रासायनिक या जैविक परियोजनाएं करते हैं तो उस तरह से भी आपका मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। डेविलियर हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा शब्द लिखे गए हैं, मानव के द्वारा मृदा का भौतिक, रासायनिक तथा रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन से मृदा निर्माण की अपेक्षा मृदा विनाश अधिक हुआ है। मतलब कि मनुष्य जितना मृदा को उपजाऊ या किसी प्रकार से उपयोगी लायक बनाया है, तो वो उसका उल्टा ही हुआ है। क्या हुआ है, विनाश ही हुआ है मृदा का, ठीक है ना। ये हमारा एक अर्थ कहा, किसने किया, डेविलियर ने कहा। यह मृदा विनाश, मृदा प्रदूषण है। सरल रूप से कह सकते हैं कि विभिन्न कारणों से भूमि या मृदा का प्राकृतिक स्वरूप में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो जीवों के लिए हानिकारक होता है, भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या है। अब मृदा जो प्रदूषण हो रहे हैं उसके क्या क्या स्रोत है उसको लेना, फिर आपको यहाँ एक पॉइंट देना, वो आप परिभाषित कर दिया। अब इसके बाद आपको स्रोत बताना है कि आखिर किस कारण से, बोला ना, मुख्य भूमिका क्या है मृदा प्रदूषण होने का, मृदा ह्रास होने का, तो उसी को आपको पहले बताना। तो पहले में आपको लिखना है, भूमि को प्रदूषित करने वाले स्रोतों में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों को स्रोत सम्मिलित है। प्रमुख स्रोत निम्न है। अब क्या बोला है कि मृदा प्रदूषण जो हमारा भूमि प्रदूषित हो रहे हैं उसके पीछे किसका किसका हाथ है। तो भूमि प्रदूषित करने वाले स्रोत में एक प्राकृतिक द्वारा की जाती है नष्ट, और एक मानवीय द्वारा किया जाता है। तो दोनों को पहले समझेंगे, उसके बाद हम आंसर को उतना करेंगे, उसके बाद उसके कारण बताएंगे, ठीक है ना।
चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राकृतिक समझना। प्राकृतिक स्रोत क्या है? विविध प्राकृतिक कारणों से मृदा गुणवत्ता में ह्रास होता है। इनमें अपरदन, ज्वालामुखी, भूलंखन, समुद्री तूफान आदि प्रमुख। मृदा की ऊपरी परत अर्थात सिर मृदा का विविध कारकों द्वारा अपृत होना मृदा अपरदोनी कहलाता है। मतलब ये आप समझ सकते हैं प्राकृतिक किस तरह से भूमि को नष्ट कर सकता है। ज्वालामुखी, भूकंप, समुद्री तूफान आ सकता है, या किसी प्रकार का तूफानी हवा आ सकती है तो पेड़ पौधा को कुबाड़ देते हैं। बाढ़ आ गया तो मिट्टी को इधर से उधर कर देते हैं। ज्वालामुखी तो वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी को बर्बाद कर सकते हैं। तो इस तरह से अपरदन प्राकृतिक नष्ट करते हैं मृदा को, ठीक है ना। अब लिखते हैं इसके लिए प्राकृतिक में मानवीय दोनों ही कारक उत्तरदायी होते हैं। अगर आप कहते हैं कि मृदा नष्ट कैसे हो रहा है, तो प्राकृतिक जितना हाथ प्राकृतिक का उतना मानवीय, मतलब हम लोग का भी हाथ है। विविध भौगोलिक दशाओं के विविध कारक सक्रिय होते हैं, जैसे सूखा मरुस्थलों में पवन, समुद्री तटों में भाग, लहरें, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित जल तथा हिमानी आदि प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा के कण बेहतर बहकर, उड़कर तथा घुलकर अन्यत्र ले जाने से मृदा की प्राकृतिक संरचना परिवर्तन हो जाती है। जो उसकी संरचना थी उस क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें होती है, तूफान आ गया, ज्वालामुखी आ गया, मान लीजिए आपका बाढ़ आ गया, तो इससे भी उस क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन, ठीक है ना। तथा गुणवत्ता में ह्रास आ जाता है। प्रभावित जल मृदा का स्वार्थिक अपरदन होता है। ज्वालामुखी उत्तर में निकलने वाली सफलर युक्त रखा तथा उष्ण दलदलीय बहाव से प्रभावित क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत की उर्वरता समाप्त हो जाती है। भूलखन मृदा अपरदन का स्वार्थिक भयानक रूप है। पर्वतीय क्षेत्रों में खड़े ढालों पर वनस्पतीय आवरण के अभाव के भूखंडों की खिसकर गिरने की कृषि भूमि तथा वन भूमि का विनाश होता है। जो हमने अभी पर आपको समझाया कि बाढ़ आने से बहुत सारे ऊपरी उपजाऊ मिट्टी हमें उड़कर आगे चल जाती है, बह के चल जाती है। तो इस तरह से उपजाऊ जो मिट्टी होती है वहाँ से उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुँच जाती है, जिस कारण से उस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी नहीं रह पाती है। धरातल से कम गहराई सर पाई जाने वाली लवण युक्त सार्वजनिक चट्टानों से दूषित भूमिगत जल ऊपरी उठने पर ऊपरी मृदा पर प्रदूषण होता है। क्षत्रियता बढ़ने से भूमि बंजर हो जाती है। समुद्री तूफान आने से क्या होता है, तूफान कारणों से तटवर्ती भागों में लवयुक्ति समुद्री के फैलाव से भूमि का उर्वरता समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। ये हमारा प्राकृतिक दोष था। अब हम समझेंगे हमारे द्वारा किस तरह से प्रदूषित की जाते हैं। दूसरा पॉइंट में आपको कर देना है इस तरह 2, और आपको लिखना है मानवीय स्रोत क्या होते हैं, हमारे द्वारा किस तरह से किया जाता है। तो मानवीय में बहुत अनेक कारण है भूमि को प्रदूषण करने का, लेकिन हमको मुख्य 4 या 5 कारण लिख देना, क्योंकि मानवीय में अगर आप आते हैं तो अनेक कारण है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कुछ 4 या 5 पॉइंट आपके बीच में देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। भूमि प्रदूषण पहले क्या करेंगे, मानवीय प्रदूषण में सबसे पहले आपको लिखना भूमि प्रदूषण का मुख्य स्रोत विभिन्न मानवीय गतिविधियों जो हम करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं। दोनों प्रकार के आप देख रहे हैं, प्लांटें लगाए, फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, कहीं कारखाने, कहीं खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी को रासायनिक चीज़ों को प्रयोग करके हम उस क्षेत्र को कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योग है, पॉल्यूशन है, तो उस चीज़ों को हम अपने माध्यम से बताएंगे, और बस मानवीय स्रोत यही 5 हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना है उद्योग से सबसे बड़ी अभी महामारी होती है भूमि की। उस क्षेत्र के चारों तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, पूरी तरह तहस नहस उस क्षेत्र की भूमि हो जाती है, ठीक है। तो चलिए पहले इसी को पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है हमारा है, उद्योग से एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर देते पेन को। उद्योग से बड़ी मात्रा में निकलने वाली अशिष्ट पदार्थों को खुल भूमि भाग पर छोड़ दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कि अगर हम फैक्ट्रियों से निकलने वाली जितने भी प्रदूषण है वो क्या होते हैं, आसमान में छोड़ दी जाती है, जिससे निकटवर्तीय भूमि प्रदूषित होती है। उद्योगों को चिमनियों द्वारा छोड़ी जाने वाली रासायनिक गैसों को कण वर्षों में जल के साथ भूमि पर आकर मृदा प्रदूषण बढ़ाते हैं। जो हमने अभी आपको कहा था, वायु में फैक्ट्रियाँ जितना भी उद्योग में होती हैं वो क्या होते हैं, सारे जो काले काले निकलते धुआं वो सब क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में जाके हमारे मौसम में मिलकर फिर आसमान से हमारे नीचे आते हैं। एसिडिक रेन जिसको कहते हैं, वो कहकर क्या हो जाते हैं, हमारे पूरी तरह भूमि को बर्बाद करते हैं, जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिडिक एसिड को, ठीक है ना। अम्लीय इसी का एक रूप है। वायुमंडल में तैरते विविध ठोस कणों का उद्योग द्वारा छोड़े हुए होते हैं, अथवा धरातल पर आकर जमते हैं। उद्योग बाह्य स्रोत के रूप में निकला रासायनिक जल मृदा मिलकर उसकी गुणवत्ता नष्ट करता है। अनेक बार ठोस कचरे के रूप में निकलने औद्योगिक अपशिष्ट भूमि में गहरा दबाव दिया जाता है। जो फैक्ट्रियों से निकलने वाली नालियां द्वारा कचरे जो निकलती है वो भी हमारी भूमि को एक तरह से तहस नहस करते हैं, जो भूमि प्रदूषण के कारण बनते हैं, ठीक है ना। कागज एवं लुगदी उद्योग, तेल शोधन, सिलाई, रसायन उर्वरक, चीनी उद्योग, डिस्टिलरी, ताप विद्युत ग्रह संग्रम एवं ग्रेनाइट उद्योग भूमि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग
विविध उद्योग की भट्टियों में ताप विद्युत ग्रहों के बड़ी मात्रा में निकलने वाली राख है निकटवर्ती क्षेत्रों में जमा होकर भूमि को प्रदूषित करती है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया था उद्योग के बारे में। दूसरा क्या बताएंगे, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा मानवीय में, घरेलू अपशिष्ट, हमें घर द्वारा, अपने घर के होम द्वारा अपने किस तरह से आप भूमि को प्रदूषित करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं घरेलू अपशिष्ट भूमि प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत होता है। घरों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में ठोस कूड़ा करकट निकलता है, जिसमें प्लास्टिक सामान, लोहे के, एल्युमिनियम डिब्बे, कांच, कपड़े टुकड़े, कागज, रबर, लोहा, लकड़, भवन निर्माण आदि प्रकार के खराब खाद्य पदार्थ, राख, माल, पॉलीथीन एंड थैलियाँ आदि आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को अपेक्षा नगरों में कूड़ा करकट की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस्तेमाल करो और फेंक दो, ठीक है ना। इसकी प्रवृत्ति तथा प्रयोग वस्तुओं को अत्यधिक प्रचलन के कारण महानगर कचरों के ढेर के बदले में जा रहे हैं। प्रतिदिन नगरों में जितना कचरा एकत्रित होता है उसका निपटाना नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिशेष कचरे के ढेर कई दिनों तक सड़ते रहते हैं। आप समझ रहे हैं, अगर आप सिटी में रह रहे, शहर में रह रहे, तो आप अपने आंखों से देख रहे होंगे कि आजू बाजू में जो आप कचरे फेंकते उसे कहीं उठा के ले जाने वाले नहीं है। जहाँ पे आप फेंकते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं वो उपजाऊ मिट्टी हमारा कोई लायक नहीं होते हैं। इस परिणाम से अधिक कचरे ढेर कई दिनों तक सड़ते रहते। कचरे के विशाल मात्रा में इससे होने वाला प्रदूषण आज भी अधिकांश नगरों में प्रमुख समस्या बनी हुई है और बनी रहेंगे जब तक आप सतर्क नहीं होइएगा, ठीक है ना। ये दूसरा कारण था, ये घर वाले थे, घरेलू कारण। चलिए तीसरा में आपको क्या लिखना है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन किस तरह होता है सर, ये हमने तो पहले सुना। आप बहुत इसको आप पॉइंट नहीं, आप पहले इसको समझिए। यद्यपि मृदा अपरदन मुख्यतः प्राकृतिक कारकों द्वारा होता है। पहला पॉइंट आप किसको दोष करा सकते हैं, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक क्या होते हैं, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी इत्यादि प्रकार के आपातकालीन समस्याएं आती है, उससे भी हमारा मृदा अपरदन होती है। किंतु अपरदन की दर बढ़ने में मानव अधिक उत्तरदायी है, लेकिन अब प्राकृतिक कम हो रही है उसकी भूमिका और हमारी भूमिका ज़्यादा बढ़ रही है। कृषि भूमि का विस्तार, अधिवांशों का निर्माण, मार्गों एवं निर्माण, खनन, वन विनाश, अत्यधिक चराई आदि मानवीय क्रियाकलाप मृदा अपरदन को बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कृषि भूमि को भी विस्तार किया जा रहा है, उससे भी हमारा उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। मार्ग निर्माण जैसे कि सड़क है, फैक्ट्रियाँ हैं आदि प्रकार की चीज़ें खोदी जा रही है दिन पर दिन, उससे भी हमारे उस क्षेत्र के एरिया को नष्ट कर दिया जाता है, पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, जिससे मृदा अपरदन होने की समस्याएं बढ़ जाती है। इनके कारण मृदा ढीली हो जाती है, हमारे कहने का अर्थ वही था, जिससे अपरदन की दर बढ़ जाती है। ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होने से हजारों वर्ष लगते हैं। आप समझ सकते हैं एक खेत को बनाने के लिए एक आदमी का जीवन व्यर्थ हो जाते हैं, आप ये समझते हैं। जबकि अपरदन के कारण या कुछ ही वर्षों में नष्ट हो जाती है। ईटा भट्टी उद्योग द्वारा भी मृदा की ऊपरी सतह को हानि पहुंचाई जाती है। अपरदन में मृदा की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास होता है तथा अर्थात भूमि बंजर हो जाती है। चलिए ये हमारा क्या हो गया था, ये कौन सा कारण था, मृदा अपरदन का कारण। ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों इसमें भूमिका निभाते हैं। चौथा पॉइंट में आपको लिखना है, ये अभी मानवीय स्रोत ही चल रहा है। वन विनाश, आप जो दिन पर दिन वन को काटते जा रहे हैं और घर विस्तार, रेल मार्ग, रोड, ये सारी चीज़ें आप लोग फैला रहे हैं, उससे भी हमारी भूमि दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। वनस्पतियाँ एवं मृदा का घनिष्ठ संबंध है। वनस्पति मतलब कि जंगलों से हमारा मृदा अपरदन, मृदा हमारा भूमि का एक घनिष्ठ संबंध है। जैसे आप एक टीचर और एक स्टूडेंट को, अगर स्टूडेंट को पढ़ा नहीं पाते हैं तो वो किसी प्रकार का शिक्षित छात्र समझ नहीं पाएंगे। उनको एक सही मार्ग दिखाने के लिए एक शिक्षा होना बहुत अनिवार्य है। उसी तरह आप मृदा को समझ सकते हैं कि मृदा एक वनस्पतियों द्वारा ज्वाइंट है, ठीक है ना। वन विनाश का प्रभाव मृदा पर पड़ता है। वनस्पतियाँ वरण से राहित भूमिका का प्रदान अधिक होता है। मृदा का संरक्षण प्रदान करने के साथ ही मृदा का जलीय उपस्थिति भी वनस्पतियाँ आवरण पर निर्भर करती है। मृदा में उपजाऊपन बढ़ाने वाले जैविक तत्व पौधों से प्राप्त होते हैं। आप समझ सकते हैं पेड़ पौधे जो गिरते हैं वहीं पर फिर वहाँ पे देखेंगे हरियाली पूरी लगती है। जहाँ पे नहीं पेड़ पौधे वहाँ कुछ हरियाली नहीं, क्योंकि वहाँ भूमि अपरदन हो रहा है, भूमिह्रास हो रहे हैं। वृक्षों का अनुपस्थिति में मृदा के जैविक अंश धीरे धीरे कमी हो जाती है। मरुस्थलीय मिट्टियों में वनस्पतियों के अंश अभाव इसका उदाहरण है। इस प्रकार वन विनाश के मृदा गुणात्मक एवं मात्रात्मक ह्रास होता है तथा मृदा प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा पॉइंट कहलाया, वन विनाश, जंगलों को काटने से हमें क्या नुकसान हो रही है। एक पॉइंट आपको लिखना है मानवीय स्रोत में, सिंचाई पद्धति। जल परिवर्धन में अभाव में जाने वाले दोषपूर्ण सिंचाई में मृदा प्रदूषण बढ़ता है। कृषि के लिए वरदान बने नहरें प्रदूषण सिंचाई के कारण मृदा के लिए अभिशाप बन जाती है। नहरों द्वारा खेतों में अधिक मात्रा में जल छोड़ जाने से देश के अनेक भागों में क्षारीयता या लवणीयता की समस्या सामने आई है। नहरें
नहरें सिंचाई क्षेत्रों में भूमि प्राय समतल होती है तथा अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों में अधिक सिंचाई किए जाने वाले मृदा पर जलधिक्य व खार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सिंचित क्षेत्रों में अधिकांश सिंचाई किए जाने पर मृदा में जलदेय व खार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सिंचाई क्षेत्रों में नहरों एवं नालियों की दीवारें फूटी कच्ची होने पर जल रिसाव या समस्या और भी बढ़ जाती है। राजस्थान का नहर क्षेत्र में रेशम की समस्या इसका एक उदाहरण है। ये हमने 5 पॉइंट आपको करा दिए। आपको मानवीय में ये 5 पॉइंट आपको लिख देना है कि इनका क्या स्रोत है। ये सब अभी हम क्या बता रहे थे, ये सब कारण बता रहे थे, मृदा अपरदन होने के कारण बता रहे थे। अब इसको नियंत्रण करने के कारण बताएंगे, ठीक है, किस तरह से आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो चलिए नियंत्रण करने के उपाय पढ़ते हैं। अब दोस्तों मृदा हर्ष होने के, अब इसको आप किस माध्यम से, आपके अनुसार आप इसको किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इससे नियंत्रण करने के प्रमुख उपाय भी बहुत प्रकार के हैं। चलिए क्या क्या आपको पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ना है मृदा संरचना आपको करनी है। पहला पॉइंट आपको लिख देना, इसमें भी 2 4 5 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद आप इसको भी समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। मृदा को नष्ट होने से बचाने के लिए उसका संरचना आवश्यक है, उसको बचाव करना है। मृदा प्रदर्शन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संरचना के विविध उपाय किए जाने चाहिए, जैसे वन की कटाई व नियंत्रण, पशुचरण को पर रोक। सबसे पहले आप जो जैसे वनों को काट रहे हैं उसको सबसे पहले रोकिए। पशुचरण जो पूरी तरह चारों तरफ जो पशुचरण हो रही है, जानवरों को चरने के लिए छोड़ दे रहे हैं सब जगह पे, उसको कंट्रोल करना है। मिश्रित कृषि बनना है। बाढ़ नियंत्रण करना है। बाढ़ को किस तरह से कम कर सकते हैं। झूम कृषि पर रोक, जो यहाँ पे कृषि किए फिर यहाँ इस जगह को तहस नहस करके छोड़ दिए, उसके बाद फिर दूसरे जगह चल गए, उसको झूम कृषि कहते हैं, उसको रोकना है। एक जगह फसल करें तो वहीं कीजिए आप। फसल चक्रीकरण को रोकिए। समोच्च रेखा कीजिए। अनुरूप जुताई कीजिए, जितना जुताई की आवश्यकता होती है उतनी खेतों की जुताई कीजिए, बाकी आप उसको बंद कीजिए। ये पहला मृदा को बचाने का एक पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, अपशिष्ट का नियंत्रण। विभिन्न स्रोतों से होने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों को निपटाना हेतु निम्न उपाय किए जाना चाहिए। जो अपशिष्ट जो नियंत्रित है उनको, उसमें पहला पॉइंट 1-2 पॉइंट है उसको देना, फिर इसको आगे करना है। कूड़ा करकट का उपाय विद्युत उत्पादन में किया जाना चाहिए। अनेक विकसित देशों में महानगरीय कूड़ा करकट की धातु एवं राहित अपशिष्ट पदार्थों का विशिष्ट प्रक्रिया गुजर विद्युत की जाती है, ठीक है। दूसरा में आपको क्या करना है, कूड़ा करकट के विभिन्न जैविक पदार्थ एवं कार्बनिक अपशिष्ट पर्याप्त मात्रा में होते हैं, उन्हें गड्ढे में दबाकर सड़ाकर कंपोजिट उर्वरक का निर्माण करना चाहिए। जो आप प्लास्टिक जैसे कच्चे माल को आप फेंक देते हैं, सब्जी है, घर की खाने का चीज़ें जो आप फेंकते हैं, उसको एक जगह जमा कीजिए और उसको रिसाइकल कीजिए, कार्बनिक अपशिष्ट कीजिए और उसको फिर एक रसायन उर्वरक बनाइए। उदाहरण के लिए अहमदाबाद में लगे जैविक खाद संयंत्र में महानगरीय कूड़ा कार्य से प्रतिदिन 150 टन जैविक खाद तैयार होती है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण करना है आपको। प्रक्रिया के द्वारा कूड़े कचरे का उपयोग निपटाना किया जाना चाहिए। इसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थ स्वरूप में परिवर्तन करने, उन्हें पुनः प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कागज का टुकड़े, कपड़े का किचड़े, लोहे का टुकड़े, प्लास्टिक आदि को, ठीक है ना। चौथा में आप क्या करेंगे, उसको दृढ़ करेंगे कि प्रक्रिया द्वारा कूड़े करकट में सम्मिलित पशु अवशेषों जैसे हड्डी, खाल आदि, चर्बी तथा प्रोटीन युक्त को पदार्थ प्राप्त किया जाता है। 5वां पॉइंट में आपको लिखना है, सीमीकरण से बीबी द्वारा कूड़ा करकट का निपटाना किया जाता है। इसमें अपशिष्ट जलाकर समाप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट मात्रा में 60 से 80% तक कमी आ जाती है, किंतु इसमें वायु प्रदूषण का ध्यान में रखना चाहिए। ये आपको 5 पॉइंट लिख देना है। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट में आइए। तीसरा पॉइंट में आपका क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट आपका हो गया रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक नियंत्रण उपाय। रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक होने वाले भूमि प्रदूषण पर नियंत्रण निम्न प्रकार के उपाय आप कर सकते हैं। इसमें भी 1-2 पॉइंट आपको लिखना होगा क्योंकि ये सारे टॉपिक है। पहला पॉइंट आप लिख दीजिएगा, कृषि कार्य में कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार तथा सुरक्षित विधियों से किया जाना चाहिए। दूसरा में कृषि वैज्ञानिक द्वारा तैयार उचित किस्म के ऐसे बीजों का अधिक उपयोग करना चाहिए जिनकी रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक। तीसरा में आपको लिखना है, क्या लिखना है, रासायनिक उर्वरक द्वारा नियंत्रण तथा संतुलित प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा में आपको लिखना है, रासायनिक उर्वरकों का स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। 5वां पॉइंट में आपको लिखना है, मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु मृदा का निरंतर जांच की जानी चाहिए। चलिए अब चौथा पॉइंट में आपको आना है। चौथा पॉइंट में लिखना है, उद्योग की चिमनियों से निकलने वाली राख एवं अन्य कणों पर प्रभावित नियंत्रण के लिए नियंत्रित उपकरण लगाए जाना चाहिए। ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख का उपयोग ईंटों का निर्माण में किया जाना चाहिए। चलिए फिर यहाँ से आपको 5वां पॉइंट लिख देना, उद्योग के बाह्य स्वर को उपचित करने से के बाद भूमि पर प्रभावित करना चाहिए। छठा में आपको लिखना, उद्योग में लगी हुई पुरानी मशीनों के स्थान पर कम प्रदूषण करने वाली उचित मशीनों का स्थापना की जानी चाहिए। 7वां में आपको लिखना, ईंटा भट्टा
उद्योगों का उपजाऊ मृदा के प्रयोग में रोक लगा देनी चाहिए। 8वां में लिखना है खनन क्षेत्रों में विशाल गतों को मालियों से भरकर वृक्षारोपण के प्रयास किए जाने चाहिए। इस प्रकार मार्बल सिलरी का प्रयोग समतल में किया जाना चाहिए। 9वां पॉइंट में आपको लिखना है दोषपूर्ण सिंचाई में प्रदूषित होने वाली मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए जल परिवहन की वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग किया जाना चाहिए। जल प्लवन पर नियंत्रण के लिए नहरों एवं नालियों का पक्का निर्माण, आवश्यकता अनुसार सिंचाई, फसलों का उपयुक्त चयन आदि तथा उपाय किए जाने चाहिए, निकासी श्री व्यवस्था आदि। ठीक है ना। 10वां पॉइंट में आपको क्या लिख देना है, एक लास्ट पॉइंट आपको लिख देना है उपाय में, गहन कृषि पदार्थी के कारण मृदा में तेजी से घटते पोषक तत्वों को पूर्ति के लिए फसलों के परिवर्तन, भूमि विषम जैविक खाद का प्रयोग आदि तथा उपाय जाना चाहिए। आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, 1-2 पॉइंट अपने मन से। उपयुक्त एवं अवशेष कृषि अपशिष्ट में इधर उधर फेंकने के बजाय गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाई जानी चाहिए। 12वां पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या, रेडियोधार्मिक पदार्थों से होने वाले प्रदूषण से बचते के लिए भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर तुरंत रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास होनी चाहिए। इस प्रकार से रेडियोधार्मिक कचरे को भूमि में गड़ने पर भी रोक लगानी चाहिए। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्लास्टिक के स्थान पर वैज्ञानिक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अमेरिका में बेलून तथा अनाजों के स्टार्च से बने थैली व बर्तन पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो परियोजना के बाद शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट 14 में आप लिख सकते हैं, भूमि प्रदूषण नियंत्रण में संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू होना चाहिए। 15 में आप लिख सकते हैं, भूमि संसाधन के महत्व, प्रदूषण के दुष्परिणाम तथा भूमि संरचना के उपाय के बारे में जन सामान्य को अत्यधिक जानकारी प्रदान का जागरूकता बढ़ानी चाहिए। 16 में आप लिख सकते हैं, भूमि प्रदूषण फैलने वाले रसायनों का विकल्प तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक तकनीकी विकसित करने के लिए शोध को प्रदूषण होना चाहिए। ये सारे हमने 16 उपाय आप सभी को बताएं। भूमिह्रास से 16 पॉइंट हमने आपको बताया है उपाय, ये हमने उपाय बताया है और इसका मुख्य कारण भी हमने ऊपर बताया। आप ये 16 में अगर आप 10 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपको 100% मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। उधर हमने 5 पॉइंट बताए, उसमें अगर आप 2 पॉइंट में लिख सकते, मानवीय और प्राकृतिक कारण है मुख्य, उसमें क्या क्या था वो भी हमने आपको बताया। आप वीडियो को सही से देखकर आप पढ़ें, हमारे लेक्चर को समझें। आप ईयरफोन लगाइए, हमारे लेक्चर को धीरे धीरे देखिए, 0 स्पीड कम करके देखिए, कभी स्पीड कम करके देखिए, बढ़ा कर देखिए। आपको जिस तरह से समझ में आते हैं आपको लेक्चर को समझना है, क्योंकि ये थ्योरी आपको लिखने वाला चीज़ है, तो आपको पहले समझना होगा उस चीज़ को। आप अगर हमारे वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार अगर देखते हैं तो आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप समझ जाइएगा क्या कहना चाहता है हमारे वीडियो के माध्यम से। आप इस क्वेश्चन को जाकर आप 100% लिख देंगे, हमारा ये गारंटी। सिर्फ आपको 1-2 बार लेकिन वीडियो देखनी होगी, ये हमारी एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि किसी छात्र को इतना लंबा आंसर तुरंत याद नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारी वीडियो को 1-2 बार देखनी होगी, बस समझना कि लगाकर आपको स्पीड में भी देख सकते हैं, स्लो में। एक बार हमारी राय है कि आप जिस तरह से 0 में आप देखिए, स्पीड नहीं बढ़ाइएगा, सीधा देखिए। दूसरा में आपको स्पीड बढ़ा देखना है, उसके बाद आप खुद समझ जाइए क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, मिशन पेपर 5 इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट 6 आएगा और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में भी रहेंगे, वो इकोनॉमिक्स का मेजर पेपर 4 का। लेकिन आपको ध्यान में रखना, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हमने 100% सिक्योर बता रहे हैं आपको। ठीक है। हमारी वीडियो को पूरी तरह से शेयर कीजिए आपके जितने भी इकोनॉमिक्स छात्र के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत कम ही प्लेटफॉर्म पे हमारे तैयारी किए जाते हैं। इसलिए हमने एक नया कदम उठाया कि इकोनॉमिक्स अन्य सब्जेक्ट के भी हमारे वीडियो लाए जाते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस मेजर पेपर 4 को कंप्लीट करना है, उसके बाद मेजर पेपर 5 इकोनॉमिक्स का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो हमें कॉमेंट कीजिए। कॉमेंट करने में आप लोग डरिए नहीं, कॉमेंट का रिप्लाई हम 100% आपको देंगे।
सबसे पहले आप कमेंट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें बताइए क्या दिक्कत है। अगर इसकी PDF जाननी है तो हमारे फेसबुक की लिंक इस पे दिए गए हैं, टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा, उस पर आप जाकर ज्वाइन करके आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3, 4, 2, 1 सारे का PDF हमारे पास प्रोवाइड रहती है। बस आप हमें कमेंट कीजिए, तब आप जब तक हमें क्वेश्चन नहीं करेंगे हम आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते वीडियो के अनुसार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कीजिए, देखिए, समझिए, जितने भी आपके ग्रुप हैं आप शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को पूरी तरह से आपको सपोर्ट करनी है। जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स एंड अन्य सब्जेक्ट के हमारे छात्र हैं सभी आपको सपोर्ट करनी है, ताकि आपको हर एक प्रकार की जानकारी मिल सके। और एक और खुशखबरी है कि आपको जल्दी पता चलने वाली कि आपकी एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 की कब होने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।